नमस्कार। आप सब खुश होंगे। और हम पिछले जो यूपीएससी के आईएएस के पेपर्स हैं उनको सोल्व करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसकी मुहिम में आज एक नया टॉपिक लिया है। द टॉपिक इज रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस role of institutions in agriculture where they have failed। ये इंस्टीट्यूशंस का मतलब आप मोटा मोटा स्ट्रक्चरल एंड गवर्नमेंट रोल डायरेक्टली आप कह सकते हो। उनमें से जितने हो सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इट्स वेरी लेंदी ए टॉपिक, शुरू से हम बात करने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड हस्बेंडिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कंबाइंड। हाउएवर, अब सिर्फ अनाज उत्पादन और पशुपालन से आगे भी चीज़ें बढ़ गई हैं। वो स्टोरेज है, मार्केटिंग है, ये सब कुछ भी इसके साथ जुड़ गई है। और नई नई चीज़ें जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है आ रही है, वो चीज़ें भी यहाँ जोड़ देते हैं। सो एग्रीकल्चर प्राइमरीली इज़ एन ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जिसमें द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड हस्बेंडिंग ऑफ लाइव स्टॉक दोनों को मिला जुलाकर हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एक वीडियो में मैंने पहले बता दिया था व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, और इसमें जो बड़ी जो चीज़ें हैं वो हमने ली थी। रिवीजन दे देते हैं। फैक्टर्स हम बताए थे उस दिन। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल में हमने लिए थे रिलीफ, क्लाइमेट, सोयल, वाटर, दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स। ये चार जो जिनको क्वाड्रुपलेट कहते हैं, ये चार सबसे बड़े हैं। रिलीफ का अपना रोल है और रिलीफ और क्लाइमेट दोनों जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट इज सो सिग्निफिकेंट। जो वेरिएशन इन द क्रॉप्स है वो क्लाइमेट की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। ये कारण इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों मिलकर द क्रॉपिंग पैटर्न, उनका डाइवर्सिफिकेशन उसको प्रभावित करते हैं। जो डाइवर्सिफिकेशन है, कितनी तरह की फसल, 5-7 कैरेक्टर्स जो एग्रीकल्चर के हैं उनके साथ आप ज़रूर थोड़ा सा लैंड यूज, क्रॉपिंग पैटर्न, डाइवर्सिफिकेशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉप कॉम्बिनेशन। और आजकल आ गया है क्रॉप रोटेशन। ये फीचर्स हैं एग्रीकल्चर के। हम इस समय इंडिया की एग्रीकल्चर को लेके बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चन सीधा यहां पर पूछा हुआ है, फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर। क्या कारण है? देखिए, मोटा लगभग 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। तो बहुत सिग्निफिकेंट जीडीपी में हो जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, हो सकता है बाद में। हिंदुस्तान का लगभग 50% से ज़्यादा साइज ऑफ
साइज ऑफ द फार्म वो 1 एकड़ से भी कम है। आप क्या करोगे, इतना पॉपुलेशन का प्रेशर, यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहा दूसरे प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में। जब तक ये प्रेशर नहीं हटेगा चीज़ें सुधर सकती ही नहीं। देयर इज नो वे आउट, नो वे आउट। सो हम 5-7 जो चीज़ें लेते हैं डायरेक्टली 2 भागों में आप बांट देंगे इसको। नंबर 1 स्ट्रक्चरल और नंबर 2 फॉर्मल। स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मल 2 हिस्सों में इंस्टीट्यूशंस को बांट देंगे, एक एक चीजें लेते जाएंगे। और रोल ऑफ द गवर्नमेंट अंदर खाते क्या दिखाई देगा, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट्स काम करती हैं, उनका क्या रोल है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आ गई। हमारे लिए किसी चीज़ का पता होना लॉजिक में यह है, जब तक आपके पास पूरी सूचना और डेटा नहीं होंगे तब तक उसके समाधान की तरफ जा ही नहीं सकते। पहली चीज सबसे बड़ी एक बड़ी मुसीबत है जो जिससे ग्रामीण बहुत परेशान है, किसान विशेष तौर से, काम रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा हैफेजर्ड है, कंफ्यूजिंग है। और आप ये समझो कि जिसमें ये कहो ना कि जहाँ चीज़ें तरतीब से नहीं होती, पटवार खाने को विजिट कर लेना, रियल इंडिया नज़र आ जाएगा। पटवार खाना, पटवार खाना। अगर यहाँ से भी नहीं हो तो एक और चीज़ बड़ी है, बीडीओ वाला ऑफिस। बीडीओ, आपको पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सारे देश में तकरीबन, हम तो फॉर्चुनेट हैं, और ये 2 हमारे बहुत इम्पोर्टेंट आदमी आए हरियाणा पंजाब में, कैरों और चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने बहुत काम किया एग्रीकल्चर के ऊपर। और कैरों ने कंसोलिडेशन उस ज़माने में 1962 के आसपास शुरू हो गया था, 60s में ही, और पंजाब का पूरा कर दिया। और हर गांव को सीधे रास्ते दिए, और हर गांव को चारों तरफ रास्ता, जिसको हम कहते हैं फिरनी का मतलब रिंग रोड, एक तरह से फिरनी, ये दे दी थी। ये कंसोलिडेशन बहुत ही जरूरी है। कंसोलिडेशन का मतलब, फ्रेगमेंटेशन एंड कंसोलिडेशन का मतलब ये है, अगर जैसे हम हैं, वी आर 3 ब्रदर्स, और हमारे 2 बच्चे हैं। 3 भाइयों में पहले बटा, इसके बाद 2 में आगे 3 गुना, फिर आगे बढ़ गया रेज़ टू पावर 9 टुकड़ों में। अगर अब मेरे पास 3 जगह ज़मीन है, उसके 9 हिस्सों, हर जगह 1/9 हो जाएगा। कैसे होगा? इसका कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर को सुधारना है। और अब बड़ा आसान है, बार बार हम कहते हैं, ड्रोन से है, और बहुत ही छोटा साइज़ है ना, बहुत छोटा साइज़ है, उसको गांव के नज़दीक लाके सेटलमेंट की तरह से और अर्बन विलेज की तरह से उनको एक तरह से कॉटेज इंडस्ट्री में बदल देना चाहिए, इंसेंटिव देके। बहुत छोटे फार्मर ना तो मशीन रख सकता, ना ट्यूबवेल लगा सकता, ना इन्वेस्ट कर सकता, उसके लिए बड़ी मुसीबत हो रही है। एक रिकॉर्ड, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। आप हर साल खसरा गिरदावरी होती है, एक जमाबंदी होती है। जब अगर वो वहाँ पर इधर की उधर किसी ने कर दिए तो करते रहो, चक्कर काटते रहो, वो चीज़ें ठीक ही होके ही नहीं देती। ओनरशिप का ये है, जिसका कब्जा है जीतता वो है। ये ऐसा काम हो गया है, रिकॉर्ड कुछ भी हो, जो बैठा हुआ है वहाँ पर, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की फेल्योर है, वो किसकी कहेंगे भाई? वो इंस्टीट्यूशनल फेल्योर ही कहेंगे ना हम। पहली चीज यहाँ पर
फिर मैं यही बात आ गई, यहाँ मैंने अलग से टाइटल डाला है, कंसोलिडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। ये बड़ा फ्रेगमेंटेशन, कंसोलिडेशन का मतलब इकट्ठा कर देना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े टुकड़े जो चीज है उसको इकट्ठे कर देना। ये उसी तरह से है जैसे बहुत सारी किताबें किसी मेज पे हो, फिर क्लासिफाई करके एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन के बाद अलमारी में रख देना। ये कंसोलिडेशन, अगर 5-7 टुकड़े हैं जितने, उनको इकट्ठा करके एक साइजेबल आपको करके और जो इकाई, उसके बाद खेती में अगर काम किया जाए। यहाँ एक और बड़ी एक मुसीबत है जिसका नाम बड़ा लिया जाता है, एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी, APMC। इसके साथ ये मार्केटिंग कमेटी की बड़ी जिम्मेवारी है, खरीदना बेचना ये सब कुछ करना, कुछ थोड़ा बहुत कमाना, और बहुत बड़ा रोल होता है। इवन सड़कें भी बनाना, फैसिलिटी भी बनाना, रेस्ट हाउस भी देना, लिखा हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दिक्कत बहुत बड़ी है यहाँ पर भी। अब देखो, इस गवर्नमेंट का इस बात को कहना चाहिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में, जो डायरेक्ट बेनिफिट जो अकाउंट में सीधा पैसा आता है ना, ये बहुत अच्छी, नहीं तो बीच में दलाली बड़ी ज्यादा थी। यहाँ पहले ही बहुत जरूरी है, किसी भी रिसर्च में भी जरूरी है, और वैसे भी एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रीडिक्शन। कितना पैसा, कितना पैदावार होना चाहिए, कम हो रहा है ज़्यादा है, उसका पहले ही अनुमान लगा लेना, और उसी की तरह रिसोर्स भी अलोकेट कर लेना, प्रोडिक्शन। यहाँ देखो, मार्केटिंग कमेटी है, उनका रोल बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो ये भी था कि अनाज आ जाता था और बारिश आ गई तो भीग जाता था, किसी की कोई जिम्मेवारी तक नहीं लेता। अब थोड़ी बहुत चीज़ें सुधरने लगी हैं। मैं अगले थीम पर आ रहा हूँ, इरिगेशन। द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन इज आर्टिफिशियल इनअंडेशन ऑफ द क्रॉप्स, ऑफ द प्लांट्स। बारिश कमी होती है। वी आर ए मानसूनिक कंट्री, और मानसूनिक कंट्री में मानसून का करेक्टर अनरिलायबल में बार बार कह चुका हूँ। 80% है वो 3 महीने में ही हो जाती है बारिश, बाकी समय सूखा रह जाता है। तो आपको स्टोर करके रखना चाहिए। स्टोर किससे होगा? डैम्स बनाने पड़ेंगे, और जहाँ लेक्स हैं, जहाँ टैंक्स हैं, वहाँ पर। इरिगेशन का मतलब ये है जिस समय आपके पास पानी की कमी होती है, उस समय आप आर्टिफिशियली प्लांट्स को देते हैं। पूरा आपका दोनों फसलें हिंदुस्तान की जो बड़ी ग्रेन्स की हैं, व्हीट और राइस, ये बहुत सारे पानी को ले जाती हैं। और यहाँ एक बात बार बार कही जाती है कि हम मिलेट्स को एनकरेज कर रहे हैं। वो इसलिए ताकि पानी की जो इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इतनी थोड़ी सी कम हो सकते हैं। इरिगेशन को एक कहा जाता है, इरिगेशन इज द मदर फैक्टर। जो भी आपके हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, HY हाई यील्डिंग वैरायटी, HYB कहते हैं इनको, हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं। एक जो अच्छे सीड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, इनका एक ग्रुप हो गया। इस ग्रुप से ग्रीन रेवोल्यूशन आई। ये तब तक कारगर नहीं है जब तक इरिगेशन ना हो। ये इरिगेशन का मतलब अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे कैनाल है, वो कभी आई कभी नहीं, लेकिन ट्यूबवेल है, उसका स्विच है, किसान के पास होता है, और वो इरिगेशन का मत। यहाँ दिक्कत एक और हो गई, जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कैनाल है वो खुला पानी छोड़ते रहते और ज़मीन को ख़राब कर लेते हैं। बहुत सारे पंजाब के हिस्से में ऐसे हो गए, बहुत सारे हरियाणा के हिस्से में, आगे उसके बाद कुछ भी नहीं होता। उसमें इतने ज़्यादा लवण आ जाते हैं कि ज़मीन ही खराब हो जाती है। ट्यूबवेल का भी है, फ्लैट रेट है, बिजली कितनी चलाते रहो, ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी है बिजली के ऊपर, और वो
पानी की बर्बादी कर देते हैं। यहाँ ये हो गया पूरे के पूरे गंजेटिक प्लेन में, सारे में अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे। ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार ये भी, कि पूरे के पूरे गंजेटिक प्लेन में अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। उसका कारण ये है एग्रीकल्चर में और पंपिंग, जैसे हम पानी पेट में जितना डालना चाहिए वो बारिश से आ गया, और उसके बाद आप खाली ज़्यादा करते रहते हो तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ऊपर बारिश से जो पानी आता है वही नीचे स्टोर होता है, इसी को नीचे एक्वीफर बन जाता है, वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। इरिगेशन इज द मदर फैक्टर, ये आपने लिख देना है, इरिगेशन इज द मदर फैक्टर। और हमने बहुत काम किया है इरिगेशन के ऊपर, बहुत बड़े बड़े हमने बांध बनाए, उसके बाद कैनाल आए, टेनेसी वैली अथॉरिटी को कॉपी करके लिफ्ट इरिगेशन का लिया। हरियाणा का और तेलंगाना का मॉडल बहुत अच्छा है लिफ्ट इरिगेशन। हरियाणा में तो बड़ा अच्छा काम कर रहे, तेलंगाना में जितना हो रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में रुकावट आ गई है। यहाँ इरिगेशन के ऊपर ज़्यादा लिखेंगे, लेकिन यहाँ बात एक और हो जाती है। इरिगेशन में जो रेट्स हैं जिस तरह से लगाए जाते हैं, वहाँ जिस क्षेत्र से आती है रास्ते में ही पानी का दिक्कत हो जाती है, रेट्स की भी और रिकवरी की भी यहाँ दिक्कत होती है, और आपस में स्टेट्स लड़ती रहती। ये फेडरेशन है, फेडरेशन में आपस में स्टेट्स को एक दूसरे को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, ये पूरा का पूरा ये एक बेल्ट है। इनके आपस में एक रिवर कई स्टेट्स में से गुजरती हैं, या प्रोजेक्ट इकट्ठे हैं, उनको आपस में कोऑपरेट नहीं करते तो फेलियर क्या है, इंस्टीट्यूशंस की फेलियर हो जाती है। यहाँ आपने फर्टिलाइजर का नाम बड़ा इम्पोर्टेंट, और ख़ास तौर से जब डीएपी का नाम लेते हैं, डीएपी या यूरिया का, लाइनें लग जाती हैं, पुलिस बैठा दी जाती है खाद बेचने के लिए, खाद की बिक्री। उस समय इतना फर्टिलाइजर के हिंदुस्तान के अंदर कारखाने होने चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद है वो बाहर से मंगवाते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं। जो फैक्ट्री लगी वही बंद पड़ी हुई है, जो फैक्ट्री है वही बंद पड़ी हुई है, करे क्या, वो सिक हो गई। इसको भी हम कहेंगे फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। फर्टिलाइजर्स में भी ना बढ़ पाता है, ना टाइम पे मंगवा पाते हैं। ठीक है, पहले से चीज़ें ऑफ कोर्स ठीक हुई है, लेकिन और कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ सीड्स में एक हो, सीड्स और रिसर्च दोनों जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनका काम बड़ा कमाल का है। देखो, चाहे हरियाणा एग्रीकल्चर हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना के हो, चाहे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं। साउथ में प्राइवेट कंपनियों का सीड का काम बहुत ही अच्छा है, लेकिन सीड्स की प्रॉपर सीड, और यहाँ पर भी एक माफिया भी हो जाता है, जैसे बीटी कॉटन का आया था, बीटी कॉटन का बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छी से तरह से देख लेना। और सीड्स क्या है, जो ओरिजिनल हमारे सीड्स थे उनके ऊपर जो हाइब्रिड ये सीड है ये ओवरलैप करते जा रहे हैं, मार्केट से उसको बाहर कर रहे हैं, और ये कहीं ऐसा ना हो कोई सिंडिकेट काम ना कर रहा हो। अगर ऐसा होता है तो किसकी फेलियर है, फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सिटीज ने कृषि ज्ञान केंद्र बनाए, कृषि ज्ञान केंद्र KGC, ये बातें बताते हैं, और किसान कहता है देने को क्या है, बातें हमको बहुत कुछ आती है। मीडिया इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया है, बातें उनको आती हैं, उनको क्या हाथ में सब्सटेंस देते हैं। इसका जिक्र जरूर देकर कृषि ज्ञान केंद्र का एक पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, पूसा, इसका जरूर जिक्र कर देना। पूसा, इनका काम भी सराहनीय रहा है रिसर्च में, खास तौर से एग्रीकल्चर रिसर्च, क्योंकि इसके साथ फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर के साथ। फूड सिक्योरिटी अगर है तो देश में जान रहती है, ये आत्मविश्वास पैदा करता है। फूड सिक्योरिटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप देश की सुरक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PL 480 था ना, इसमें हम ब्लैकमेल होते हैं, और हो सकता है सिद्धू वाटर ट्रीटी 480 के दबाव की वजह से ही उस समय बनाई गई हो।
जो पानी हमारा उधर बहुत ज़्यादा चला जाता है ना, 80-20 का जो रेशो है, ये मैंने वीडियो डाला हुआ था सिंधु पे, देख लेना आप लोग। अब आ जाते हैं दूसरे कारक। ये कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉजिस्टिक, आपके पास पैदा कुछ एक चीजें पेरिशेबल है, कुछ एक चीजें पेरिशेबल है। यहाँ देखो लॉजिस्टिक पेरिशेबल है, जैसे अंडा है, दूध है, पनीर है, अगर उनको उसी दिन यूज नहीं किया तो बेकार हो जाता है। ये नॉलेज के साथ भी है। हम बड़ी वो मारते हैं ना, हमारे पास ये था वो था, लेकिन एक डस्ट इतनी मोटी हो गई है कि ओरिजिनल चीज़ है, पुरानी चीज़ें हैं, उनको अगर ठीक प्रिजर्व नहीं किया जाता तो गड़बड़ हो जाती है। नॉलेज को भी अपडेट करना ज़रूरी है। लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग तक का सारा काम, और इसके साथ ट्रेड भी जुड़ा हुआ है। देखिए एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वैरायटी है वो हम एक्सपोर्ट की तरफ जोड़ देंगे इसको। जब कोई भी चीज़ अब कमाएगा वो जो एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम ये। लॉजिस्टिक के साथ स्टोर्स, हैंडलिंग, पैकेजिंग, शिपमेंट, इसकी सारी मैनेजमेंट, और कितना पैदा हुआ है इसकी प्रिडिक्शन, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, वो है फाइनेंस एंड बैंकिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। ये सारा का सारा कौन काम करेगा? शिपमेंट। कौन काम करेगा? इंस्टीट्यूशंस। सड़कें कौन बनाता है? सरकारें बनाएंगी। रेल, पोर्ट्स, शिपमेंट कौन करेगा? बंदरगाह कौन बनाएगा? अगर स्टोर है प्रॉपर, जैसे मीट इंडस्ट्री का है, अगर वो खराब हो गया तो हो गया, ख़त्म है फिर। ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, और ये सारा का सारा कॉमर्शियल एस्पेक्ट है। दिस इज कॉमर्शियल। बहुत पैसा इसमें बहुत पैसा लगता है, और जहाँ बहुत पैसा आम अकेले आदमी के बस का नहीं होता तो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है जिसका नाम बैंकिंग के साथ तो खास तौर से जुड़ी हुई है। ये उस जिसको कम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट। आप ये देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अकेला थक जाएगा मेडिकल बोझ उठाना, साथिया, ये आपस में। और इसका उदाहरण लेते समय अमूल का जिक्र जरूर कर दें। एग्रीकल्चर में जब भी कोई क्वेश्चन आए, दो नाम जरूर लिख लेना, एक ग्रीन रेवोल्यूशन का, सुब्रमण्यम का, और दूसरा अमूल में कुरियन का। ये दो नाम, ग्रीन रेवोल्यूशन में सुब्रमण्यम, अभी उनका काम बहुत है, नोबल भी मिली है ना, भारत रत्न भी मिला है, जब ग्रेट मैन, ये सही इनको भारत रत्न दिया गया। कोऑपरेटिव मूवमेंट में साझा, ये अपनी प्रोडक्ट को आपस में भाईचारे की भावना से स्टोर भी करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, फाइनेंस का इंतजाम भी करते हैं, रख रखाव भी करते हैं, प्रॉफिट का भी देखभाल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। एक जब भी कोई चीज़ आएगी हिंदुस्तान में बड़ी, कोई भी चीज़ बड़ी होगी, उसके साथ पता नहीं, ये खास तौर से जब नया विकास का क्रोनी कैपिटलिज्म आया तब से ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होने लगी हैं। उनमें आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, मैं अलग से लिख देता हूँ उसको, मुझे साफ करना पड़ गया इसको, लिखी हुई और भी चीज़ें थी। वो है आजकल बड़ी है बैंकिंग, बैंकिंग का, बैंकिंग के साथ, बैंकिंग में आपका जो बैंक्स देते तो वो है, एंड फाइनेंस, फाइनेंस, इसके साथ इंश्योरेंस भी जोड़ दें आप, इंश्योरेंस। बैंकिंग में कितने लोन दिए जाते हैं, किस दर पर दिए जाते हैं, किस तरह से उसकी रिकवरी होती है, कितना माफ़ कर दिया जाता है, क्या क्या उनकी कंडीशन होती हैं,
और क्या क्या उनका दबाव रहता है, क्या उससे इतना स्ट्रेस हो जाता है कि फार्मर कहीं सुसाइड तो नहीं कर रहा। इससे बुरी बात नहीं होती कि फार्मर सुसाइड अगर कर जाता है तो। अगर ये होता है तो फेलियर ऑफ किसकी होगी? फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये इस पे बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ एक और भी मैं ये कहता हूँ, अगर आपने एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को सीरियसली ठीक करना है तो डी एग्रीकल्चर करना बहुत ज़रूरी है। जो फिर जवान खेती में जुड़े हुए हैं उनको विशेष कौशल देकर दूसरे काम में, कॉटेज इंडस्ट्री में, एमएसएमई में, अर्बनाइजेशन की तरफ उनको ले जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम दो उनको, चाहे कुछ भी करें। लेकिन यहाँ से अगर आप छोटे मार्जिनल फार्मर हैं उसको नहीं बचा पाते तो बहुत बड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी, और ख़ास तौर से इंश्योरेंस का अब थोड़ा बहुत होने लगा है। और उसमें भी कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उसका पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये करवाओ, गिरदावरी होती है, मतलब लेट हो जाता है, तब तक बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो लेती हैं। यहाँ फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस अगर है यहाँ फाइन, क्योंकि एग्रीकल्चर इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहाँ इकोनॉमिक आ गया वहाँ पर पैसे का लेन देन होगा, और पैसे का मतलब सीधा है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और आप एक फिगर देख लें, 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। आप टोटल एग्रीकल्चर के अब तक सभी स्टेट्स का जोड़ कर लो कितना लोन माफ हुआ है, टोटल कर लेना, टोटल सारा का सारा। और एनपीए जितना बैंक का है जो कॉरपोरेट का माफ कर दिए उनका भी कर देना। अगर ऐसा करोगे तो एग्रीकल्चर 5% से ज्यादा लोन माफी में नहीं आएगी। यहाँ है इंस्टीट्यूशन का फेलियर, जिस काम के ऊपर 60% लोग डिपेंड करते हैं। अगर आपने हैप्पीनेस बढ़ानी है हिंदुस्तान में तो फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आपने इनको रोकना पड़ेगा। पटवार खाने से लेकर बीडीओ दफ्तर से लेकर लोवेस्ट जो सबसे नीचे है ना, नीचे ये सबसे ज़्यादा तकलीफ। अगर यहाँ थोड़ी बहुत गलत चीज़ें हैं, जिसको गलत चीज़ कह लो आप, सीधा भ्रष्टाचार। अगर बैंक के लेवल के ऊपर, पटवार खाने के ऊपर, बीडीओ लेवल के ऊपर अगर गड़बड़ है तो वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होती है। इनको ठीक कर, हालांकि ये कहा जाता है गलत चीज़ें ऊपर से पानी की तरह नीचे बहती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा काम, कैपिलरी रिएक्शन है, नीचे ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। एक वो चलो वो हल्की बात है, वो रहने देंगे। वो ये था कि यहाँ पर कुछ पैसा लिया गया, कोई आदमी सीएम के पास चला गया, पुराना था, उसने कहा जी उसने इतने पैसे ले लिए और मेरा काम मांगता है पैसे इतना, कहता है कोई बात नहीं, दे दो, वो पैसा मेरे पास ही आ जाता है। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पुरानी बात है, 80s की बात है। ये चीज़ें जो साइफन चला होता है, कैपिलरी रिएक्शन, ऊपर नीचे, ये इनको कहते हैं पिल्फरेजेस एंड सीपेज। ये दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन इट शुड रिमेन अंडर कंट्रोल, ये नीचे रहना चाहिए। सीपेज या पिल्फरेज, लीकेज जिसको आप कहेंगे, जैसे पानी का रिसाव हो जाता है, इस तरह इंस्टीट्यूशन में फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन में कारण क्या है? ये जो रिसाव है, लीकेजेस, इनको रोकना पड़ेगा, लीकेजेस, ताकि हैप्पीनेस आए। फिर मैं इनको रिवाइज कर देता हूँ। पहली चीज़, इरिगेशन इज द मदर फैक्टर। इरिगेशन को आप ज़रूर यहाँ पर करें। और इरिगेशन काम क्या है गवर्नमेंट का? इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलर सप्लाई दें, ये बहुत ही फैक्टर है। हर जितने भी बोर्ड हैं वो तकरीबन लोग बिजली बोर्ड हैं, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा, रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ ट्यूबवेल के पास आजकल बड़ी प्लेट लगी हुई है, उस बिजली उसकी अपनी है,
स्विच अपना होता है, खेती अपनी है, ये बड़ा कामयाब है। एक नई रिसर्च में यहाँ रह गया था पॉलीफार्म, पॉलीफार्म ये कंसेप्ट जो टेम्परेचर को और मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। पॉलीफार्म से बड़ी वो जो ख़ास तौर से वेजिटेबल्स की, थोड़ी बहुत हॉर्टिकल्चर में भी ये बड़े कामयाब हैं। और एयर कंडीशन स्टोर्स, लॉजिस्टिक में लंबा चौड़ा काम होना चाहिए। ये बहुत स्टोर्स की बड़ी कमी है। सब्सिडी भी दे रही है लेकिन वो पता नहीं वो फिर गड़बड़ हो जाती है। एक बार बड़ा चला था वो सब्सिडी है थोड़ी और कम कर दी, और कम कर दी, होती जा रही। स्टोर बहुत सारा अनाज हमारा बेकार हो जाता है। और यहाँ ये एक बात जरूर करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके साथ हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। इरिगेशन का आप लिखेंगे, बैंक एंड फाइनेंस का लिखेंगे, लॉजिस्टिक का लिखेंगे, स्टोरेज का लिखेंगे, इंस्टीट्यूशंस में ओनरशिप के जो लाज हैं उनको लिखेंगे, जो मालिक लीज पे ज़मीन ली जाती है उसके बारे में करेंगे, स्ट्रेस के बारे में ज़रूर करेंगे। और कम से कम कुछ भी हो, लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हैप्पीनेस तब आएगी जब फार्मर खुश रहेगा। 60% ऑफ द पॉपुलेशन फार्मर है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। देखिए इनका योगदान है, इनका योगदान है। देश में 66, 67, 68 में प्लान नहीं बनी थी। ये जो हम आज सिक्योर महसूस करते हैं फूड सिक्योरिटी में, उससे देश को ताकत मिली है। इसलिए हमको ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे विशेष तौर से नज़र रख के एक स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। इसमें भागीदारी में सभी का योगदान है। बड़ी काम की और रिसर्च की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो प्रोपोगेट करके नीचे तक चीज़ें, बेनिफिट नीचे तक जब तक नहीं आएंगे तब तक चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती हैं। ये मेरा ख्याल हमने कर दिया। टिप्स देते रहेंगे। देखो स्पोर्ट आप एग्रीकल्चर में विशेष तौर से बड़ी अच्छी लिखी हुई है, किताबों की मदद ज़रूर लें। देयर इज़ नो एस्केप। आप अच्छी तरह से किताबें दें, जितना देखिए मेरे लेवल पे जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हैप्पी डे, थैंक यू वेरी मच।